गोरकन के मकान तक आने पर उसने इसको बाकी 500 रुपये पकड़ अलिफ दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लटका। जब वो रिजवान के घर के पास आए तो रिजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रिजवान को पकड़ा दी। पहले तो रिजवान डरता रहा, मगर जब आसिफ ने इससे कहा, तुम्हारे पास लाक वाली अलमारी है, तुम इसको अलमारी में रख कर लाक लगा देना। मेरी अलमारी का लाक खराब है तो इसको घर का कोई भी फर्द देख सकता है। रिजवान ये वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहला थैला अलमारी में रख कर लाक लगाया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था कि अचानक इसको जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर अपने कमरे से बाहर निकला तो इसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को जमीन से उठाते हुए नजर आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त उसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चला। जल्द ही उसे मालूम हो गया कि इसका भतीजा सहन से अंदर बरामद बड़िया में दाखिल हो रहा था कि इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूट कर लगा, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट आई। फटाफट महल्ले के मकामी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी टूटी नहीं, मकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दुआ दी गई थी इसमें सुकून की दवा शामिल होने की वजह से वो जब सोने लगा तो रिजवान खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने कमर बड़िए में आ गया कि बच्चा बच गया है। कमरे में आकर इसको एक अजीब सा ख्याल आया कि आसिफ और उसने चूंकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे को जो चोट लगी है इसके सर पर तो किया है कोई अजाब इंतकाम है मुर्दे का। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसके मोबाइल पर आसिफ का फोन आने लगा। आसिफ ने फोन पर सबसे पहले नन्हे मियाँ की खैरियत मालूम की। तभी रिजवान ने इसको अपना ये ख्याल बताया, हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो, जब ही तो उसके भतीजे के सर पर चोट लगी है। आसिफ ये सुनकर बहुत हंसा। अरे बाबा, ये 4G और 21वीं सदी है, यहाँ रूहें वगैरह नहीं इंतकाम लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का जमाना तो है नहीं जहाँ तुम मुझे मुर्दे और रूहों से डरा रहे हो। जनाब रिजवान साहिब, मुस्तकबिल के डॉक्टर साहिब, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे? तुम तो अपने मरीज को, अगर किसी वजह से वो मर गया, देखकर अस्पताल से भाग जाओगे। हाय हा। आसिफ रिजवान की बात पर दिल खोलकर हंसा। आखिर में उसने ये कहते हुए फोन बंद कर दिया। खोपड़ी निकालकर सामने रखकर उसकी साख्त पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। आसिफ को क्या मालूम कि वो जिन बातों का मजाक में कहे जा रहा था, तकदीर बहुत जल्द उनको सच करने वाली है। ओके, गुड बाय डॉक्टर रिजवान, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊंगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। रिजवान ने भी फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर वो ये सोचते सोचते ही सो गया कि मैं बिलावजा डर रहा हूँ। भला जो ज़माना आजकल चल रहा है, इतने जदीद ज़माने में रूहों और मर्दों का क्या डर। रिजवान का फ़ोन एक ज़ोरदार आवाज़ से बज उठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा, फिर उसने एक हाथ आगे करके ये देखने बना ही कि इस सख्त ख़राब मौसम में कौन इसको कॉल कर रहा है। इसने फ़ोन ऑफ कर दिया और सो गया। अभी इसको सोए 15 मिनट ही हुए थे कि उसके कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। इसके बड़े भाई की बौखिलाई हुई आवाज़ ने रिजवान को जगा दिया। इसके सोए हुए दिमाग में रिजवान के बड़े भाई की आवाज़ जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? रिजवान, रिजवान जल्दी उठो। गहरी नींद से जागे रिजवान के दिमाग में ये बात आई कि कहीं इसके भतीजे की तबीयत तो मजीद खराब नहीं। भैया, क्या वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ हाँ, वसीम ठीक है। तुम जल्दी बाहर आओ, आसिफ की तरफ जाना है। आसिफ की तरफ? क्यों, क्या हुआ? इस वक्त तो सुबह के 5 बजे हैं। रिजवान, ज्यादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको आसिफ के अब्बा ने फ़ोन भी किया था मगर तुमने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। तब उन्होंने हमको इमरजेंसी इत्तला दी। आसिफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बम रिजवान के ऊपर गिरा दिया। आसिफ? आसिफ को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी अंदाज से चलाया। सब्र करो मेरे भाई,
आसिफ रात कमरे में सोया था कि अचानक इसके कमरे से जोरदार आवाज आई तो उसके दोनों भाइयों और अब्बा इसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक हौलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर आसिफ के सर पर लगा हुआ है और बेचारा आसिफ सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये दालिया छोड़कर चला गया। रिजवान ने यह हौलनाक बात सुनी तो इसका दिल भी दवलने लगा। बेहोश होते होते इसके दिमाग में सिर्फ ये बात ही चल रही थी जिस मुर्दे की खोपड़ी इन दोस्तों ने निकाली थी। आखिरकार उसने अपना इंतकाम आसिफ से भी ले लिया। अब उसकी बारी है। आसिफ की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़ गया, मगर मुर्दा अब इसको नहीं छोड़ेगा। जब रिजवान को होश आया तो इसके अजीज तरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। अगरचा उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मगर उसने जिद करके अपने दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छुपा दिया गया था क्योंकि खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के काबिल नहीं था। इत्तेफाक देखें, आसिफ का जनाजा भी इसकी कब्रिस्तान में गया जहां से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर ले गया था और उसकी कब्र भी इसी कतार में थी जिसके शुरू में आसिफ और रिजवान एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल कर लेकर गए थे। आसिफ के जनाजे पर रिजवान को तो ना ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से इसकी तबीयत खराब थी। आसिफ की अलमनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी, मगर सदमे से गुमसुम रिजवान अच्छी तरह जानता था कि ये पंखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से गिरा था और गिरा भी ठीक उसी जगह था, यानी खोपड़ी पर। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। आसिफ की मौत के 3-4 दिन बाद रिजवान की तबीयत कदरे बेहतर हुई तो इसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक इसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी सी निकल रही है। इसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर इसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ वो कब्रिस्तान के जुनूबी कोने में काम कर रहा है। रिजवान का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर आसिफ की कब्र पर बैठकर काफी देर कुरान पाक पढ़े। गोरकन जैसे ही इसको मिला, पहले तो इसने आसिफ की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब रिजवान ने इसको खोपड़ी रात को कब्र फिर से खोलकर उसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ। इसने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, अब क्यों वापस रखनी है? रिजवान ने बहाना बनाते हुए कहा कि अलिफा सीन को अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं तो अब ये इसको दरकार नहीं। ये झूठ बोलते हुए इसको आसिफ याद आया कि इस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए इसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहिब, गोरकन की आवाज से वो दुनिया में वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहिब के बार बार कहने और वाकिफियत की वजह से मैंने निकाल दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरदीन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये रखो 500 रुपये। तुम आज ही रात को कब्र खोल कर उसको अंदर रख देना और मेरे नंबर पर इसको मुर्दे के पास रखकर एक तस्वीर बनाकर मुझे इरसाल कर देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहिब। गोरकन ने थैला और 500 रुपये पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। आदेर रिजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे एक खबर का कतबा नजर आया जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई खबर पर लगे कतबे पर लिखा था, आसिफ अजहर वालिद अजहर शेख तारीख वफात जुला। ये ताज़ा खबर खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी। इस तरह की मज़े और मालूमात से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारा इखलाकी सबक टीवी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली सबक आमोज़ वीडियोस आपको बआसानी मिल सके।